नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है कक्षा 10वीं के अलजेब्रा का वो अध्याय जिससे कुछ लोग घबराते हैं और कुछ लोगों को ये पूरे अंक दिलाने वाला लगता है। अध्याय 6 सांख्यिकी। और हमारे पास इस अध्याय के सभी प्रैक्टिस सेट्स के पन्ने हैं 6.1 से लेकर 6.6 तक। हमारा मिशन साफ है, इन पन्नों में छुपे हर राज को खोलना और महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एक फूल प्रूफ रणनीति तैयार करना। बिल्कुल। और सांख्यिकी का असली जादू सिर्फ नंबरों में नहीं है। सोचिए, डेटा अपने आप में सिर्फ बिखरी हुई संख्याएं हैं। हमारा मिशन है इन संख्याओं से एक कहानी निकालना, और इस कहानी को निकालने के लिए हमारे पास 3 मुख्य जासूस हैं: माध्य यानी मीन, माध्यिका मीडियन और बहुलक मोड। हर एक हमें कहानी का एक अलग सुराख देता है। फिर हम सीखेंगे कि इस कहानी को तस्वीरों में कैसे दिखाया जाए, मतलब ग्राफ्स के जरिए। 3 जासूस, मुझे ये पसंद आया। तो चलिए सबसे पहले जासूस माध्य से मिलते हैं, जो हमें प्रैक्टिस सेट 6.1 में मिलता है। लेकिन यहाँ आते ही एक कंफ्यूजन है। माध्य निकालने के 3 तरीके दिए गए हैं: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। अगर तीनों तरीकों से जवाब एक ही आता है तो फिर ये 3 अलग अलग तरीके बना ही क्यों गए? क्या ये सिर्फ छात्रों को परेशान करने के लिए नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब सादगी में छुपा है। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास अलग अलग पावर के 3 लेंस हैं। जब आपको कोई छोटी और साफ चीज देखनी हो, जैसे प्रश्न 1 में छात्रों के पढ़ाई के घंटे, मतलब 0 से 2 घंटे, 2 से 4 घंटे, या प्रश्न 3 में दूध की बिक्री, तो आप सबसे सरल लेंस यानी प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, संख्याएं छोटी हैं, गुणा भाग आसान है, कोई झंझट नहीं। ठीक है, ये समझ में आया। छोटे डेटा के लिए सरल तरीका। तो फिर दूसरा लेंस यानी कल्पित माध्य विधि कब काम आती है? वो तब काम आती है जब डेटा थोड़ा बड़ा और जटिल हो जाए। जैसे प्रैक्टिस सेट 6.1 के प्रश्न 2 को देखिए, जहां टोल कलेक्शन हजारों में है, 300-400 रुपए, या प्रश्न 4 जिसमें संतरों का उत्पादन सैकड़ों में है। अब इन बड़ी संख्याओं को बार बार गुणा करना मुश्किल है और गलती की संभावना बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल। यहीं पर कल्पित माध्य विधि काम आती है। ये एक जीनियस तरीका है। हम बीच की किसी एक संख्या को अस्थायी या कल्पित माध्य मान लेते हैं और फिर बाकी सभी संख्याओं को उससे घटाकर छोटा बना लेते हैं। अच्छा। इससे हमारा सारा कैलकुलेशन छोटे नंबरों पर आ जाता है, जो बहुत आसान होता है। अरे वाह, तो ये मुश्किल को आसान बनाने का एक शॉर्टकट जैसा है। तो फिर पद विचलन विधि क्या है? क्या ये सबसे शक्तिशाली लेंस है? बिल्कुल, ये हमारा सुपर टेलीस्कोप है जो बहुत बड़े और मुश्किल डेटा के लिए है। प्रश्न 5 देखिए, सूखा पीड़ितों के लिए जमा किया गया फंड, या प्रश्न 6 जिसमें 150 मजदूरों का साप्ताहिक वेतन है। यहाँ संख्याएं ना सिर्फ बड़ी हैं, बल्कि उनके बीच का अंतर, मतलब वर्ग अंतराल, भी एक जैसा है। पद विचलन विधि इसी समानता का फायदा उठाती है। ये ना सिर्फ संख्याओं को घटाकर छोटा करती है, बल्कि उन्हें वर्ग अंतराल से भाग देकर और भी छोटा बना देती है। नतीजा, आपका पूरा कैलकुलेशन -2, -1, 0, 1, 2 जैसे छोटे अंकों में सिमट जाता है। परीक्षा के लिए प्रश्न 5 और 6 जैसे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड अक्सर ये देखना चाहता है कि क्या छात्र सबसे प्रभावी तरीका इस्तेमाल करना जानते हैं। तो मतलब छात्रों को ना सिर्फ तीनों तरीके आने चाहिए, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा कब इस्तेमाल करना है। ये तो एक रणनीति का हिस्सा हो गया। सही पकड़े। अगर परीक्षा में कोई खास विधि नहीं बताई गई है, तो डेटा को देखकर सही विधि चुनना आपका समय भी बचाएगा और गलती की संभावना भी कम करेगा। ठीक है, तो माध्य में एक औसत तस्वीर देता है, लेकिन क्या औसत हमेशा पूरी कहानी बताता है? मैंने सुना है कि कभी-कभी ये बहुत भ्रामक हो सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना। यहीं पर हमारे दूसरे जासूस माध्यिका की एंट्री होती है, जो हमें प्रैक्टिस सेट 6.2 में मिलती है। कल्पना कीजिए कि हम किसी मोहल्ले की औसत आय जानना चाहते हैं। अगर उस मोहल्ले में 99 लोग 50,000 रुपए कमाते हैं और एक व्यक्ति 10 करोड़ रुपए कमाता है, तो माध्य बहुत ज्यादा आएगा। हाँ, वो एक व्यक्ति औसत को खींचकर बहुत ऊपर ले जाएगा। ठीक, वहीं पर माध्यिका काम आती है। माध्यिका का मतलब है बीच का मान। ये उस व्यक्ति की आय बताएगी जो ठीक बीच में खड़ा है, जहां से आधे लोग कम कमाते हैं और आधे ज्यादा। अच्छा, तो ये ज्यादा सच्ची तस्वीर देती है। बिल्कुल। समूहीकृत आंकड़ों के लिए हमें एक फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ता है, और उस फॉर्मूला का सबसे जरूरी हिस्सा है संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। इसे आसान भाषा भी कैसे समझें?
इसे ऐसे समझिए कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। हर अगली सीढ़ी पर पहुंचकर आप ये हिसाब लगाते हैं कि आप अब तक कुल कितनी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। संचयी आवृत्ति भी ठीक वैसे ही काम करती है। ये हर वर्ग में पिछले सभी वर्गों की आवृत्ति को जोड़ती जाती है। इसके बिना हम ये पता ही नहीं लगा सकते कि हमारी बीच की सीढ़ी यानी माध्य का वर्ग कौन सा है। समझ गया। प्रैक्टिस सेट 6.2 के सभी सवाल, चाहे वो प्रश्न 1 हो या प्रश्न 3, इसी एक कॉन्सेप्ट पर टिके हैं। और हाँ, प्रश्न 3 और 4 अभ्यास के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनमें डेटा सेट बड़ा है और कैलकुलेशन में सटीकता की जरूरत होती है। तो हमारे पास औसत के लिए माध्य है और बीच के बिंदु के लिए माध्यिका। हमारे तीसरे जासूस बहुलक का क्या काम है? ये तो सबसे आसान लगता है, जो सबसे ज्यादा बार आए। जूते की दुकान का मालिक ये जानना चाहता है कि उसे कौन से साइज के जूते सबसे ज्यादा रखने चाहिए। क्या वो जूतों का माध्य साइज निकालेगा? नहीं। क्या वो माध्य का साइज निकालेगा? शायद नहीं। वो पता लगाएगा कि सबसे ज्यादा बिकता कौन सा साइज है। हाँ, वो बहुलक का पता लगाएगा। ये तो बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। तो प्रैक्टिस सेट 6.3 में हमें इसी की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, लेकिन यहाँ भी समूहीकृत आंकड़ों के लिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है बहुलक वर्ग खोजना, यानी वो वर्ग जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो। एक बार वो मिल गया तो बाकी का काम फॉर्मूला कर देता है। प्रश्न 2 देखें, जिसमें परिवारों द्वारा उपयोग की गई बिजली का डेटा है, या प्रश्न 4 जो एक अस्पताल में मरीजों की उम्र का डेटा देता है। अच्छा, ये सवाल दिखाते हैं कि बहुलक का उपयोग कैसे होता है। ये जानना जरूरी है कि परीक्षा में इन तीनों माध्य, माध्यिका और बहुलक में से एक एक सवाल लगभग निश्चित होता है। तो कहानी के तीनों जासूसों से हम मिल लिए। अब बात करते हैं इस कहानी को एक तस्वीर देने की, यानी ग्राफ्स की। प्रैक्टिस सेट 6.4 आयतालेख या हिस्टोग्राम के बारे में है। ये देखने में तो बार ग्राफ जैसा ही लगता है, तो इसमें क्या अलग है? ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है। बार ग्राफ अलग अलग असंबद्ध चीजों की तुलना के लिए होता है, जैसे आम, केला और संतरा की बिक्री। आप देखेंगे कि उनके बार के बीच में गैप होता है। हाँ, होता है। लेकिन आयतालेख एक ही चीज के एक सतत रेंज को दिखाता है, जैसे 150-155 सेंटीमीटर लंबे कितने छात्र हैं, फिर 155-160 सेंटीमीटर के कितने। यहाँ कोई गैप नहीं होता क्योंकि ऊंचाई एक सतत पैमाना है, ये टूटता नहीं है। अच्छा। आयतालेख में सबसे जरूरी है कि वर्ग सतत हो। अगर नहीं है तो पहले उन्हें सतत बनाना पड़ता है। और इसे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे अंक न कटे? 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। एक, सही पैमाना चुनना और उसे ग्राफ पर साफ साफ लिखना। 2, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्या दर्शाया गया है उसे स्पष्ट रूप से लेबल करना, जैसे एक्स अक्ष पर ऊंचाई और वाई अक्ष पर छात्रों की संख्या। इन छोटी छोटी बातों पर भी अंक मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रश्न 1 और प्रश्न 3 आयतालेख बनाने के क्लासिक उदाहरण है। ठीक है। आयतालेख के बाद आता है प्रैक्टिस सेट 6.5 में आवृत्ति बहुभुज। क्या ये बस आयतालेख के ऊपर डॉट्स को जोड़ने जैसा है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसे बनाने के 2 तरीके हैं। एक, आप पहले आयतालेख बनाएं और फिर हर आयत के ऊपरी हिस्से के बीच के बिंदु को एक रेखा से जोड़ दें। दूसरा और ज्यादा सीधा तरीका है वर्ग चिन्ह का उपयोग करना। वर्ग चिन्ह? हाँ, मतलब हर वर्ग का मध्य बिंदु। आप उसे उसकी आवृत्ति के साथ ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, फिर इन बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ देते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है प्रश्न 1। उसमें ऐसा क्या खास है? उसमें बहुभुज पहले से बना हुआ है और उसके आधार पर आपको सवालों के जवाब देने हैं। अरे वाह, मतलब ग्राफ बनाना नहीं है, पढ़ना है। एग्जैक्टली। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि ग्राफ को पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे बनाना। बोर्ड परीक्षा में सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि बने हुए ग्राफ से जानकारी निकालने के लिए भी कहा जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण कौशल है, सही बात है। और आखिर में प्रैक्टिस सेट 6.6 जो सबके पसंदीदा वृत्तालेख मतलब पाई डायग्राम के बारे में है। ये सिर्फ एक सुंदर गोला तो नहीं है, इसके पीछे भी गणित है ना? मुस्कुराते हुए। बिल्कुल, और इसके पीछे का गणित बहुत सुंदर है। वृत्तालेख किसी पूरी चीज के हिस्सों को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसका मूल सिद्धांत है सारे आंकड़ों को एक वृत्त के 360 डिग्री में बांटना। हाँ। इसके लिए हमें हर हिस्से के लिए केंद्रीय कोण निकालना होता है और इसका फॉर्मूला बहुत सरल है।
उस हिस्से का मान कुल मान गुणा 360 डिग्री। मुझे याद है स्कूल में ये मेरा पसंदीदा होता था। तो बोर्ड परीक्षा के नजरिए से इसमें क्या महत्वपूर्ण है? प्रश्न 2 एक क्लासिक उदाहरण है जिसमें एक छात्र के अलग अलग विषयों में मिले अंकों को वृत्तालेख में दिखाना है। इसी तरह प्रश्न 1 जिसमें रक्तदान शिविर में अलग अलग आयु समूहों के लोग हैं। ये बोर्ड परीक्षा में आने वाले सबसे आम प्रकार के सवाल हैं। मुझे याद है मैं हमेशा पाई डायग्राम में कोणों को जोड़ने में गड़बड़ कर देती थी। हाँ, मेरे साथ भी होता था। कभी 359 डिग्री आता था तो कभी 361। एक छोटी सी टिप है, हमेशा अपने सभी कोणों को एक बार जोड़कर देख लें। अगर वो 360 डिग्री है तो आप सही रास्ते पर हैं। ये एक शानदार टिप है। क्या वृत्तालेख को पढ़ने पर भी सवाल आते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे प्रश्न 5 में विभिन्न फलों की मांग का प्रतिशत दिया है और उसके आधार पर कुछ सवालों के जवाब देने हैं। यह कौशल भी परखा जाता है। सिर्फ डेटा को ग्राफ में बदलना ही नहीं, ग्राफ से वापस डेटा को समझना भी सांख्यिकी का एक अहम हिस्सा है। तो हमने पूरे अध्याय का एक चक्कर लगा लिया है। अगर कोई छात्र 2026 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इस सब जानकारी को एक संक्षिप्त रणनीति में कैसे बदला जा सकता है? एक तरह की फाइनल चेकलिस्ट? बहुत अच्छा सवाल। चलिए एक स्पष्ट रणनीति बनाते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, हमारे तीनों जासूसों यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक पर अपनी पकड़ मजबूत करें। तीनों के फॉर्मूला और गणना करने का तरीका आपको नींद में भी पता होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट 6.1 से एक पद विचलन विधि का सवाल, 6.2 से एक माध्यिका का और 6.3 से एक बहुलक का सवाल हल करने की अच्छी प्रैक्टिस कर लें। इनमें से सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और ग्राफ के बारे में क्या? उनमें से किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? दूसरी बात है ग्राफ। वृत्तालेख बनाने वाला एक सवाल जैसे 6.6 का प्रश्न 2 बहुत ज्यादा संभावित है। ये बनाने में आसान होता है और अगर आपकी कैलकुलेशन और प्रस्तुति सही है तो पूरे अंक दिला सकता है। अच्छा। आयतालेख भी एक महत्वपूर्ण विकल्प है, इसलिए उसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और कोई आखिरी सलाह? हाँ, 2 और बातें। तीसरी बात है व्याख्या। जैसा हमने देखा, सिर्फ ग्राफ बनाना ही नहीं बल्कि बने हुए ग्राफ को पढ़ना और समझना भी जरूरी है। इस पर आधारित छोटे 1 या 2 अंक वाले सवाल आ सकते हैं। ठीक है। और चौथी और आखिरी बात जिसे छात्र अक्सर भूल जाते हैं वो है सफाई और प्रस्तुति। ग्राफ वाले सवालों में सफाई से काम करना, सही पैमाना चुनना और अक्षों पर ठीक से लेबलिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि इन पर अलग से अंक होते हैं। ये तो सांख्यिकी अध्याय का एक बहुत ही साफ और उपयोगी विश्लेषण था। हमने तीनों जासूसों से कहानी निकालना सीखा और फिर उस कहानी को ग्राफ की मदद से कहना भी सीखा। ये परीक्षा के लिए एक बेहतरीन रोड मैप है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है, क्या हम इन गणितीय उपकरणों का उपयोग केवल परीक्षा में अंक लाने के लिए करते हैं या वे हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करते हैं? अगली बार जब आप अखबार में किसी चुनाव सर्वे का पाई चार्ट देखें या क्रिकेट मैच में किसी खिलाड़ी का औसत स्कोर सुने तो एक पल के लिए सोचें कि उसके पीछे कौन सी सांख्यिकीय अवधारणा काम कर रही है। अच्छा पॉइंट है। क्या माध्य का एक बेहतर तस्वीर देती? इस डेटा का बहुलक क्या हो सकता था? आप पाएंगे कि ये जानकारी को देखने का आपका नजरिया ही बदल देता है।